वार्ड विकास की बात पार्षद के साथ कि इस कड़ी में आज हम आपको शहर के एक ऐसे पार्षद और एमआईसी सदस्य से, या मैं कहूँ उस शख्सियत से मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ आपको, कि मुझे लगता है कि उससे आपको रूबरू होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि शहर ने जो इंदौर शहर जो है सफाई का जो महागुरु बना हुआ हैगा, इस महागुरु के अंदर उनकी भी इतनी मेहनत है कि वे हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। सरल सरल स्वभाव के धनी हैं, काम करने के लिए लालायित है, इनमें वो जज्बा है कि इन्होंने वार्ड से लेकर पूरे शहर को सफाई में बनाने के लिए काफ़ी काम किए हैं। और वार्ड 14 के पार्षद हैंगे और एमआईसी में जो स्वच्छता विभाग के प्रभारी भी हैं। आज हमारे साथ इस वार्ड विकास की बात करने के लिए हमने बुलाया है अश्विनी शुक्ल जी को। अश्विनी जी, आपका हमारे दोपहर न्यूज़ के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। पंडित जी, अब मैं आपको पंडित जी को लेकर मैं बता देता हूँ, मैं पंडित जी इनको इसलिए बोलता हूँ कि पंडित अश्विनी जी जो बहुत सहज सरल हैं और बहुत कम हवा मंडल से या बाहर दिखावे से थोड़ा दूर रहते हैं और थोड़ा बोलते भी कम हैंगे, पर फिर भी हमने इन्हें कहा है कि आपको आना होगा, इस शहर की सफाई पर आपको बात करनी होगी। इंदौर स्वच्छता में 8वीं बार सिरमौर बना हैगा, सिरमौर बना है। तमगा हाथ में आने के पहले बड़े ही पंडित जी बड़ी बातें चल रही थी कि यार इंदौर को स्वच्छता में अव्वल 8वीं बार तो आ नहीं रहा है क्या, अहमदाबाद को नंबर 1 दिया गया हैगा। इस तरीके का हुमर किन लोगों ने फैला दिया था, जबकि सफाई में हम लोग मान के चल रहे थे कि इंदौर तो महागुरु है। शेखर भैया, सबसे पहले तो दोपहर न्यूज़ को धन्यवाद कि आप बारी बारी से हम सब पार्षदों को बुला रहे हो और शहर की समस्याएं, शहर में जो हमने काम किए हैं, हमारी परिषद ने जो काम किए हैं, क्योंकि हमारी परिषद भारतीय जनता पार्टी की परिषद लगातार उसको 25 साल होने वाले हैं और इन सब का जश्न भी हम मनाने वाले हैं। जनता को इसके लिए इंदौर की बहुत धन्यवाद, और आपको इसलिए धन्यवाद कि आप लगातार पार्षदों से बात करके और जनता तक हमारे कामों को, जनता की समस्याओं को और हमसे बात करके उनकी हल भी हो रही है और उन तक हमारी बात भी पहुंच रही है, हमारे काम भी पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अब की बार अहमदाबाद का लोगों को एक कन्फ्यूजन हो गया था। हमारे शहर की जनता जो है, सबसे पहली बात तो पूरी जनता को धन्यवाद है। पर अब की बार क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने क्या हुआ था कि अगर इंदौर लगातार इस प्रतियोगिता में होता तो दूसरा शहर कभी कोई प्रथम आ ही नहीं पाता। तो सरकार ने अब की बार क्या किया कि ऐसे जो शहर थे जो लगातार पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर अलग अलग जनसंख्या में आ रहे थे, तो उनको ऐसे 75 शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को, कम जनसंख्या वालों को, अधिक जनसंख्या वालों को, सबको अलग करा। तब जाके कोई शहर जो जहाँ खड़ा था वहीं प्रथम आ गया। मतलब ये हो गया कि जो पढ़ाकू लड़के थे क्लास के, हाँ, अलग अलग क्लास के, उन पढ़ाकू लड़कों को अलग कर दिया गया और फिर बाकी के जो बच्चे पीछे चल रहे थे उनके बीच मुकाबला कराया गया। हाँ, ये हमारी जनता के लिए, इंदौर की जनता के लिए हमारे महापौर जी की मेहनत, हमारे केंद्रीय प्रशासन मंत्री जो हमारे हैं, शहरी विकास मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय, उनकी मेहनत, हम सब पार्षद भाई बहनों की मेहनत और हमारी जनता की जो सजगता है, उसके कारण हम प्रथम में भी प्रथम आए। मतलब जैसा आपने बोला कि पढ़ने वाले बच्चों की टीम में हमको बिठा दिया था, पर उन पढ़ने वाले बच्चों की टीम में भी हम प्रथम आगे खड़े हुए। इसके लिए पूरे इंदौर शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ये साथ दिया और ऐसे लगातार देते रहना। तो इंदौर को अभी आने वाले समय में, मतलब अभी 10 साल तक इंदौर को कोई छू नहीं पाएगा अगर हमारी जनता हमारा साथ देगी। मतलब आप अश्विनी जी कहना चाह रहे हैं कि इंदौर जो है स्वच्छता में भी महागुरु ही बना है, इंदौर के लोगों का साथ रहा और इंदौर के लोग इसी तरह सफाई में जो है चिंता करते रहे तो इंदौर जो है महामंडलेश्वर 1008 हो जाएगा। इसका पूरा श्रेय शेखर भैया इंदौर की जनता को जाता है। इंदौर की जनता, मतलब लोग हमसे दिल्ली में पूछ भी रहे थे कि आप ये कैसे कर लेते हो, तो कोई मशीन लाके या कुछ करके तो कोई कैसे भी कुछ भी कर सकता है, पर क्या है कि आप जनता कहाँ से लाओगे, उस प्रकार के लोग कहाँ से लाओगे जो लोग अभ्यस्त हो चुके हैं स्वच्छता के। मतलब इंदौर से जागरूक लोग हम कहाँ से लाएंगे। हाँ। अच्छा जी, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि हमारे यहाँ जितने भी मेहमान या पार्षद आते हैं तो हम पहले उनके वार्ड की बात करते हैं, पर आपसे मैं शहर की बात करूंगा क्योंकि शहर की स्वच्छता की जो पहचान है इंदौर की दुनिया भर में जो गई है उसमें आपका भी बड़ा रोल हैगा। आपने नगर निगम की MIC में स्वच्छता का आपको विभाग दिया गया,
तब आप लोगों के सामने छठा, सातवां और आठवां तमगा लाना था। कितना मुश्किल होता है सुबह उठकर इस तरीके की सारी व्यवस्थाओं को देखना। शेखर भैया, मैं पिछली परिषद में भी वर्षा विभाग था मेरे पास, और मनीष सिंह जी और आयुक्त हुआ करते थे, और भाभी मालिनी भाभी हमारी महापौर हुआ करती थी। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारे जनप्रतिनिधि कितने सजग होते हैं कि मैं संगम नगर में रहता हूं। भाभी और मनीष सिंह जी, हमने जो शुरुआत की थी, तो शुरुआत में हमने डब्बे बजाए थे। लोग हमारे यहाँ पे खुले में सोच जाते थे, सुबह सुबह झोपड़पट्टियों में और जो बस्ती क्षेत्र में लोग खुलों में ही जाते थे, क्योंकि शौचालय हुआ नहीं करते थे। और घर में शौचालय बनाने का जो अभियान है, वो तो 2014 में माननीय मोदी जी ने इस अभियान को लिया, जब जाके कहीं ये घरों में शौचालय बनना चालू हुए, जो सरकार ने बनाना प्रारंभ करे। तो उस समय हम डब्बे बजाने जाते थे। तो भाभी उस समय, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी महापौर मालिनी भाभी जो है उस समय 4 बजे स्नान करके आई थी, और हम डब्बे बजाने गए थे बस्ती में। मतलब ये मोदी जी के आह्वान पर पंडित जी मैं इतना कहना चाहूँगा कि यही मोदी जी हैं जो ताली बजवाते हैं, थाली बजवाते हैं, और उनके आह्वान पे आप लोग डब्बे भी बजाते हैं ताकि शहर गंदगी से मुक्त हो जाए। डब्बे इसलिए बजाने गए थे कि जो लोग खुले में सोच जाते हैं तो वो सजग हों, और हम शौचालय बनाने के बाद ही गए थे कि आप शौचालय में सोच करें, मतलब सुविधा देने के बाद निकले थे। इसलिए हम, और मैं इसलिए भाभी का उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि, भाभी तो उदाहरण स्वरूप है, पर हमारे इंदौर के सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो इसलिए इसको लेके बहुत सजग है, स्वच्छता को लेके बहुत सजग। पंडित जी, एक दौर वो भी इंदौर ने देखा हैगा जब गंदगी को लेकर, कचरे के ढेर को लेकर हाईकोर्ट में नगर निगम को फटकार लगती थी, अफसरों को डर लगता था कि आज हाईकोर्ट में किस बात पे फटकार लगी। वो दौर भी शहर ने देखा हैगा पंडित जी। हाँ, वो दौर था, पर अगर अपन कोई चीज़ को हाथों हाथ लें, जैसे कि मोदी जी ने 2014 में जब वो बात रखी और लाल किले से जब वो विषय रखा, तो कांग्रेसी जो है, विपक्ष जो है हमारा, वो उस चीज़ को हंसी उड़ा रहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री शौचालय कचरे की बात करते हैं, शौचालय की बात करता है। तो कुल मिला के ये सोच ही नहीं है लोगों का जो कि ज़मीन पे कौन सा काम करना है। हमारे मोदी जी का ज़मीन पे वो काम उतरा। आज ये प्रतियोगिता, अपन इसको प्रतियोगिता बोलते हैं, पर ये एक स्वस्थ प्रतियोगिता है जी। ये एक ऐसी चीज़ है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि पूरे भारत के सारे शहर, सारे ग्रामीण क्षेत्र ये उस प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होना चाहिए। जैसे कोई स्कूल में कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है जी, तो टीचर ये बोलती है कि इसके जैसे बनो। बरोबर है। तो हम, मोदी जी यही चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इंदौर की तरह सारे देश के सारे शहर जो है साफ हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। एक नया नया नवाचार सफाई में इंदौर करता रहता है, जिसको सारे दूसरे शहर जो अपनाते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि आप लोग जो घर घर से जो कचरा आता है उसमें जो कपड़ा निकलता है, उससे आप रुई और धागा बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने ये सुना था कि धागे से कपड़े बनता है, वो आप कपड़े से धागा बनाने जा रहे हैं। शेखर भैया, आपने अपने इंदौर में नवाचार, और इंदौर की जनता को इसके लिए बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे नवाचारों को हाथों हाथ लेती है। अपन ने देखा था कि बहुत कुछ लोगों ने नेकी की दीवार ऐसा चालू करा था कि नेकी की दीवार, तो अपने घरों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, अब तो कपड़े फटते ही नहीं और हम बदल देते हैं जी। पहले हमने देखा था कि हम लोगों ने, मतलब मेरे उम्र तक भी, मेरी मतलब ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी ने भी देखा है कि हमने ठेगले लगा के और पैंट पहने हैं जी। मतलब ये रीयूज जो था, ये रीयूज हमारे खून में था जी। हमारे पूर्वजों ने रीयूज हमको सिखाया था कि एक पैंट अगर फट जाए तो उसको फिर सिल के पहन लो, फिर अगर नहीं हो सके तो उसकी फिर तकिए की खोल बना लो, फिर भी अगर नहीं हो उसके बाद भी उसको मतलब रीयूज तो हमारी संस्कृति में रहा है जी। तो कुल मिला के ये जो रुई से हमको अभी क्या हो रहा है, हमारा 3R सेंटर पे कपड़ा खूब आ रहा है, और वो कपड़ा जो है का सही इस्तेमाल हो जाए, हाँ, वो ठीक से इस्तेमाल हो जाए। जो लोग ले जा रहे हैं वो तो ले ही जान देते, उनको तो कोई रोक नहीं है, वो भी छांट के ले जाते हैं। जो काम का फटा टूटा नहीं होगा वो ले जाएंगे, बाकी आपको छोड़ जाएंगे। और दूसरा, इस प्रकार के कपड़ा भी हमारे पास आ रहा है जो लोग ले ही नहीं जा सकते जी, पर अब उसको रोक नहीं सकते अपन। तो हमने, हमारे महापौर जी ने, हमारे जो शहरी विकास मंत्री माननीय कैलाश जी हैं, उन्होंने ये विचार किया कि अपन इस प्रकार का एक काम करें। हमारे सारे अधिकारियों ने उसको हाथों हाथ लिया और हमने एक टेंडर किया है। वो टेंडर में हमारी पार्टी आ भी गई है
और वो काम बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है कि कपड़े से हम रुई बनाएंगे और रुई से फिर हम कपड़ा बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। पंडित जी ये भी बता दीजिए कि जो शहर में मृत जानवर हैंगे उनके अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको उठा के ले जाके खुले में पटक दिया जाता है, इसको लेकर नगर निगम क्या कर रहा है? शेखर भैया आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी तक मृत जानवरों की, भले ही वो हमारे आवारा पशु हों या फिर जो लोग पाल रहे हैं पालतू जानवर हों, तो उनके लिए हमने विचार किया, हमारे महापौर श्री पुष्यमित्र जी भार्गव ने विचार किया कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक विचार आया कि अपन हमारे टिंचिंग ग्राउंड पे हम उसको पहले लैंडफिल में ही डाल दिया करते थे, पर वो सड़ता था और उससे फिर जानवर होते थे। तो अभी उसका विचार ये किया कि एक इंसिनेटर का टेंडर हमने कर दिया, उसमें भी पार्टी आ गई है और वो बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। इंसिनेटर उसको बोलते हैं जो अपन शमशान घाटों पे जाते हैं तो विद्युत शवदाह जो होता है वो जानवरों के लिए लगने वाला है। वो जानवरों के लिए हम टिंचिंग ग्राउंड पे लगा रहे हैं और उसका मतलब जो अपने हमारे जो आवारा पशु होंगे वो तो वहाँ पे होंगे ही, पर अगर कोई घर से भी कोई किसी का पालतू जानवर की अगर मृत्यु होती है तो वो नगर निगम को दे के अंतिम संस्कार उसका करा सकता है। और अगर वो उसको उससे लगाव है कुछ है तो हमारी गाड़ी जब जाएगी वो हमको खबर करेगा, हम हमारी गाड़ी भेजेंगे क्योंकि हम एक ऑन डिमांड कचरा ऐप लेके आ रहे हैं। तो वो उसमें वो भी वो कर सकता है, उस ऐप से वो जानवर को भी बुक कर सकता है। अच्छा, तो अगर वो चाहे तो अपने घर पे सारा संस्कार कर ले, क्योंकि होता है कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर हमारे घर में पालतू जानवर भी है तो हमारे परिवार का सदस्य माना जाता है। क्योंकि जब हम गया जी जाते हैं तो हम उसका भी संस्कार करते हैं। तो कुल मिला के अगर वो चाहें तो उस गाड़ी में उसका सारा संस्कार कर दें और हम उसको यहाँ पे उसका दाह संस्कार करें। बहुत बढ़िया। पंडित जी बात कर लेते हैं, अभी कचरे की बात चल रही, तो एक कुछ खतरनाक कचरा भी जो निकलता है, इंडस्ट्री का हो जाए चाहे वो हॉस्पिटल का हो जाए, या कुछ कचरा ऐसा आता है वो खतरनाक कचरा होता है, उसके निपटान के लेकर क्या व्यवस्था है? खतरनाक कचरे के निपटान के लिए हमारे पास अभी तक एक राम की कंपनी है जिसको जो हमसे पैसा लेके और काम करती है। ये वही कंपनी है जिसके ऊपर भोपाल गैस कांड का जो है निष्पादन कचरा निपटाया गया था? वही हमसे कचरा ले जाती है, जैसे जो हानिकारक जैसे डायपर है या जो भी है तो वो अभी ले जाती है और हमको उसको शुल्क देना पड़ता है। ओके। पर अभी इस प्रकार की कंपनी हमारे पास चल के आ रही है, हम उसका टेंडर करने वाले हैं कि वो कंपनी अब हमको पैसा देगी। अच्छा, कचरा ले जाने का? कचरा ले जाने का, वो कचरा ले जाएगी, जलाएगी और उसका पैसा भी हमको देगी। वाह, तो ये एक नया नवाचार हो गया नगर निगम में कि जिसको लिए हमें पहले पैसा चुकाना पड़ता था उसके लिए अब हमें पैसा मिलेगा। वैसे भी ये वही नगर निगम है जो नवाचार में अव्वल है। जिस कचरे से लोग कतराते थे उस कचरे से हमारे यहाँ कमाई करते हैं हम लोग। इंदौर तो इसमें प्रथम है कि कचरे से कमाई, ये हमने ही पूरे देश को बताया है कि कचरे से कमाई कैसे कर जाती, क्योंकि हमारा सीएनजी हम बना रहे हैं जी। गोवर्धन प्लांट जो हमारा लगा हुआ है एशिया का सबसे बड़ा, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। एशिया का सबसे बड़ा हो गया। जी जी। पंडित जी खुले में मछली और मांस मटन बिकता है, इस पे रोक कब लगेगी? बातें हो रही है कि फिश पार्लर बनाएंगे, सब करेंगे, पर इसको अभी बंद दिखना तो बंद करा दीजिए। शेखर भैया ये भी आपने प्रश्न बड़ा अच्छा करा। इसको लेके हम लोग लगातार चिंतित रहते हैं कि खुले में जो, ये तो मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर भी है कि खुले में मछली और मांस नहीं बिके, इसके लिए प्रयास भी लगातार चलते हैं और इसको हम रेगुलेट भी करना चाहते हैं जी। तो अभी मछुआरा समृद्धि योजना अंतर्गत हमारे पास निगम के पास करीब 27 दुकानें हैं। जैसे एक दुकान 5 लाख रुपए की है जी, स्टील की पूरी वो होगी, वो आगे ग्लास लगेगा, उसमें वो पारदर्शी होगा पर अंदर क्या हो रहा है वो दिखेगा नहीं। ठीक है। तो जनता जो है इस प्रकार के अभी हम 27 दुकानें लगा रहे हैं और हमारे पास पैसा आ गया है मछुआरा समृद्धि योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने हमको और दिया है। तो मेरे को लगता है कि अभी 60-70 दुकानें हम जल्दी बनाने वाले हैं। आज ही एक टेंडर खुल रहा है उसका 27 दुकानों का। तो जितने मछुआ समाज के लोग मछली का काम करते हैं या अन्य भी करते हैं जो लगातार करते आ रहे हैं, तो उनको हम ये दुकानें देंगे और इसके बाद हम बिल्कुल शक्ति से मछली खुले में बिकना बंद करवाएंगे। हाँ बिल्कुल करा देना है। मछली मांस मटन दिखना नहीं चाहिए। जाते समय जब हम गुजरते हैं तो बदबू आती है और वो दिखता है तो मन विचलित करता हैगा। इसमें कोई बुराई नहीं, जो खा रहे हैं वो खाएं, उसमें कोई हमें उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर इस तरह की दुकानों पे जो है अंदर की तरफ लगना चाहिए, दिखने नहीं चाहिए। पंडित जी एक बड़ी बात और है
इस शहर में कुत्तों से लोग बहुत परेशान हैं। गली मोहल्ले के कुत्तों से इसके काट डॉग बाइट के मामले बढ़ते हैं। नगर निगम लाखों रुपए करोड़ों रुपए नसबंदी में खर्च कर रहा है, उसके बावजूद कुत्तों की संख्या सीमित क्यों नहीं हो पा रही है? शेखर भैया, ये आपने प्रश्न जनता से जुड़ा हुआ किया। जनता इसलिए बहुत परेशान रहती है और आए दिन ये केस होते भी रहते हैं। और सीधा थोड़ी सीधा देर आरोप पहले- आप लोगों पर लगता है कि आपने शहर को इतना साफ कर दिया कि उनके खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो इंसानों को काट रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही एक घटना, एक बालिका शायद हॉस्टल से निकल के और पढ़ने जा रही थी। श्रीनगर काकड़ का वो श्रीनगर वीडियो काकड़ चला का। था अभी कुछ दिन पहले ही। हाँ, तो वो बच्ची को कुत्तों ने परेशान किया था। कुल मिला के शेखर भैया, इसमें क्या है, हमारे हाथ तो इसमें बंधे हुए इसलिए रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें आर्डर है। जी। कुत्ते को हम स्थान से पकड़ के और उसकी नसबंदी करके, हमारी मजबूरी है कि हमको उसको वहीं वापस छोड़ना पड़ता है। ओके। लोग, जनता भी हमको बहुत सुझाव देती है कि आप क्यों नहीं, जैसे गौशालाएं रहती है ऐसी, इस प्रकार के कुत्तों के आप बाड़े बना लें। जी। पर वो भी गाइडलाइन में नहीं आता है। ओके। वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है एक तरह जी। से। और कुत्तों को गाय सरी के समूह में रखना ये संभव नहीं। संभव नहीं है। इसलिए क्या है कि हम लोगों का एक ही रास्ता है कि उसकी नसबंदी करें, उनकी प्रजाति को बढ़ने से रोकें। जितना वो कम हो सकेगा, ये समय आने पे ही दिखेगा। अब उस गति को जो है वो रोकना कितना कम हो सकता है, यह हमारे हाथ में है। तो नसबंदी में पर- पंडित जी कहाँ चूक हो रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी संख्या सीमित क्यों नहीं हो पा रही इतना पैसा खर्च करने के बावजूद? नहीं शेखर भैया, आप देखोगे कि एक समय था जब हम छोटे थे, जी। तो कुत्ते के पिल्ले ये निर्बाध रूप से बहुत सारे देखने को मिलते जी। है ना। एक सीजन जी, हुआ जी, करता था कि बहुत जी। सारे कुत्ते के बच्चे एकदम दिखते, जी। पर आज संख्या कम है उनकी। संख्या कम हुई है। हमको हाँ। कुत्तों के पिल्ले कम से कम देखने को नहीं मिलते। कभी इक्का दुक्का दिख जाए वो बात अलग है, क्योंकि हम कभी कभी कोई कुछ कुत्ते छूट भी जाते हैं जी। नसबंदी करने से, तो वो उनका मेटिंग हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं। तो उसमें भी बच्चों की क्या एक उम्र है जी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि बच्चे को एक बहुत छोटी उम्र में आप ले जाके उसकी नसबंदी नहीं कर सकते। जी। जी। तो वो फिर बड़ा होता है, उसका और इंतजार फिर करना उसका पड़ता है बड़ा इंतजार होने करना का। पड़ता है बड़े होने का, और फिर हम उसकी नसबंदी करते हैं। और जनता के लिए बता दूं मैं आपको कि उसके कान को हम वी शेप में काट देते हैं। जी। जो भी नसबंदी जिस कुत्ते को हम करते हैं तो उसको वी शेप में काट देते हैं और उसका साल भर बाद वापस संज्ञान लेते हैं। जी। तो वी शेप में मतलब शहर के लोग ये समझ ले कि उन्हें कहीं कुत्ता दिखता है गली मोहल्ले में, अगर वी शेप में उसका कान कटा नहीं है तो आप नगर निगम को हमको सूचना निगम को दें सूचना करें। ताकि उसकी नसबंदी समय रहते की जा और सके। अगर कहीं ऐसे बच्चे भी अगर हो रहे हैं तो जी। बच्चों की सूचना भी आप हमको निगम को करो, जी। तो हम उसका भी इंतजाम करेंगे। वो बच्चों को हम क्या करते हैं कि उस समय नसबंदी भले ही नहीं करेंगे, पर उनको लाके हम हमारा रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनको पालते हैं कुल पालते मिला के, और फिर वो जब बड़े होते हैं तो उनकी नसबंदी करके उनको छोड़ देते हैं। पंडित जी, ये तो बात हो गई इंदौर के अंदर की सफाई की बात। इंदौर में बहुत कुछ नवाचार हो रहा है। इंदौर को अंदर से झांको तो इंदौर ऐसा चकाचक नजर आता है। पर इंदौर में जिस जगह से, जिस दरवाजे से हम लोग दाखिल होते हैं, मैं धार रोड की बात कर लूँ, मैं देवास नाके की बात कर लूँ, मैं ये बात कर लूँ खंडवा रोड की बात कर लूँ या नेमार रोड की बात कर लूँ, जहाँ से इंदौर की सीमा शुरू होती है, जहाँ से इंदौर शहर में हम दाखिल होते हैं, वहाँ पे कचरे कूड़े का ढेर नजर आता है जो इस शहर को की जो सुंदरता पर दाग लगाता है। हाँ शेखर भैया, ये बात सही है। ये देखने में आता है कि हम लोग भी जाते हैं तो इधर मांगलिया के आगे थोड़ा सा जाते हैं तो कचरा बहुत सारा पाया जाता है। फिर उधर अगर अपन चंदन नगर के आगे सिरपुर के थोड़ा सा आगे बढ़ो तो कचरा दिखता है। इधर अपन नेमावर तरफ बढ़ो तो दिखता है। ये बात सही हो रही है। हम इस पर विचार भी कर रहे हैं जी। हमारे महापौर जी ने विचार किया है, और हमने हमारा जो आज नेफ्रा जो चल रहा है टीचिंग ग्राउंड पे, वो 500 टीपीडी का है, और हम 200 टीपीडी के 2 MRF और खोलने जा रहे हैं। ओके। और वो हम पेरीफ्री के लिए खोल रहे हैं। अच्छा। हमारे महापौर जी ने अभी MIC में ये बात की थी कि हम ग्रामीण क्षेत्र से बात करके और उस कचरे को भी उठाना हम चाहते मतलब ये जो कचरा आप उठाना चाह रहे हैं, जो हमारे शहर की सीमा से जो लगे जो गांव है, उनका कचरा उठाकर हम उसका निपटान करेंगे। उनका कचरे का निपटान भी हम करेंगे। ओके। उनसे शुल्क लेंगे। अच्छा, उनसे ग्राम पंचायत से शुल्क लेंगे। सशुल्क करेंगे, पर बातचीत करके उनका कचरे को हम निपटाएंगे। बिल्कुल सही है पंडित जी, बहुत ज़रूरी। शहर की सुंदरता पर दाग लगता है। हम बाहर के जब हमारे लोगों को कहते हैं, जब वो देखते हैं इंदौर स्वच्छ शहर है, पर वो जैसे इंदौर की तरफ दाखिल होते हैं तो उन्हें बड़ा गंदा सा दिखता है। उनके मन में क्या बहुत जल्दी उसका परिवर्तन दिखेगा, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। ये तो थी पंडित जी स्वच्छता को लेकर आपसे बातें। अब आपके वार्ड की तरफ थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। मैं अश्विनी शुक्ल जी, मैं आपको बता देता हूं, 1 नंबर विधानसभा के इकलौते पार्षद हैं जो लगातार 3 बार से पार्षद बन रहे हैं।
और पार्षद के चुनाव में वे हैट्रिक लगा चुके हैं। सबसे पहले वे संगम नगर अपने खुद के घरू वार्ड से पार्षद बने थे, उसके बाद उन्होंने नंदबाग वाला हिस्सा इलाके के पार्षद रहे, जहां अवैध कॉलोनियों का जंजाल भरा पड़ा है, बस्तियों में जो है समस्या भरी पड़ी हुई, वहां पर पंडित जी ने काम किया और अभी जो है वार्ड 14 पल्लर नगर के पार्षद हैंगे। पंडित जी, आपके 3 टर्म जो आपके, उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आपको किस वार्ड में काम करने में आई? शेखर भैया, मेरे को काम करने में तो कभी समस्या नहीं आई, क्योंकि हुआ ये कि मैं जनता में से निकल के आया था। मैं संघ का काम करता था, नगर कारवा था, और नंदबाग में भी मैंने शाखा लगाई। और नंदबाग के उस समय जब हम शाखा लगाने जाते थे तो ये हालत थी कि एक नाला था, उस नाले में से हमको मेरी साइकिल में यूँ लेके जाता था और ऐसा ऊपर आता था। और भगवान ने मेरे को वहीं का पार्षद बना दिया जी। और वहाँ की जनता ने मेरे को खूब चाहा। सबसे पहले मैं 51 नंबर स्कीम संगम नगर से पार्षद था जी। माननीय मोघे जी हमारे महापौर हुआ करते थे और आईडीए में शंकर भैया अध्यक्ष हुआ करते थे जी। एक बड़ा काम मैं आपको उस समय का बताऊं कि हमारे 51 नंबर स्कीम में जो आज के भाव वहाँ पे 11 और 15 हज़ार रुपये के हैं जी। उस समय पूरा मकान लोग 2-2 लाख 3-3 लाख 4 लाख में बेच के चले गए। बराबर। क्योंकि वहाँ पर ये स्थिति होती थी। हम भी जब वहाँ सन 2000 में रहने गए थे तो ऑटो वाला अगर हमारे 51 नंबर में घुस जाता था शेखर भैया जी, तो वो हमसे यही पूछा करता था कि भैया बाहर किधर जाना है। हाँ, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिल्कुल स्थिति खराब थी जी। मतलब एक मात्र रास्ता था रामबली नगर संगम नगर कालिका माता मंदिर से आने जाने का और वहाँ भी बरसात में भयंकर पानी भर जाया करता था। तो मैंने एक नया मार्ग बनाया था जी, जिसको आईडीए ने भी गड्ढे के कारण उस स्थान को छोड़ दिया था। ठीक है। जो भट्टा था जी, उस मार्ग को हमने बनाया था आईडीए की सहायता से और माननीय मोघे जी की हिम्मत से। कुल मिला के उस गड्ढे में जिसमें 2 हाथी लगभग खड़े हो जाए एक के ऊपर एक, इतना बड़ा गड्ढा था जिसको आईडीए ने अपनी स्कीम से बाहर कर दिया जी। उस गड्ढे को हमने भर के और रोड बनाया था। और आज आप अगर जाते हो तो जो खड़े गणपति से जाते हो और कचरा ट्रांसफर स्टेशन है हमारा, वहाँ से आपको लगेगा कि 51 नंबर है, पर वो 51 नंबर विनायक गार्डन तक नहीं है, ये अलग ही नगर है। तो ये जो है वो अब आपको 51 नंबर दिखता है पूरा। आज वहाँ अच्छा व्यापार हो रहा है। तो रोड हमने बनाई थी माननीय मोघे जी और शंकर भैया की सहायता से। संगम नगर तो वैसे भी चमन हो चुका है, संगम नगर की तो बहुत बात अच्छा ही अलग हो गई, नंदबाग भी। पंडित जी, आपका जो अभी का वार्ड में अगर पल्लर नगर की अगर बात कर लें तो चूंकि आप स्वच्छता का प्रभारी हैं तो आपका वार्ड तो चकाचक रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग भी खुश है कि सफाई तो अच्छी होती है। पर एक बड़ी समस्या है आपके वार्ड में, जल जमाव की बड़ी समस्या आएगी। और आपके वार्ड में जो काम खुले हुए हैं, अगर 60 फीट रोड की मैं बात कर लूँ तो उसको बार बार खोद देते हैंगे, तो लोग बड़े परेशान है उसको लेकर। वो शेखर भैया, लोगों को, जनता को मैं बताऊं आपके माध्यम से कि जनता को ये लगता है, पर मूल काम जो वहाँ था वो हुआ नहीं था पहले। मतलब कुल मिला के अभी हमने एक बड़ा काम करा है, करीब वो 1.5 करोड़ की फाइल थी। और जो पेट्रोल पंप है 60 फीट रोड जी, वहीं तक पहले प्राथमिक लाइन डली थी सीवरेज की। उस लाइन को हम ले गए पंचशील नगर के पहले बुलेट शोरूम है जी, वहाँ तक हम ले गए। और वो गहरी है, करीब 18-20 फीट गहरी लाइन है जी। तो एक तो इतनी गहरी लाइन जब डलती है तो उसको बैठने में समय लगता है, उसकी मट्टी को बैठने में समय लगता है। तो अभी वो मट्टी पूरी तरीके से बैठी नहीं है। हमारे माननीय आकाश जी ने उस 60 फीट रोड के दोनों तरफ की फाइलें बना ली है। उसका टेंडर भी हो गया है और वर्क ऑर्डर भी हो गया उसका। उसमें बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है। दोनों तरफ हम फुटपाथ बनाएंगे और ब्लॉक लगा देंगे। तो वो रोड बहुत अच्छी सुंदर रोड दिखने लगे। पंडित जी, अशोक नगर के लोगों की एक शिकायत है कि हमारे यहाँ को एक बगीचा है वो भी उजड़ा हुए हैं, जितने बगीचे सब उड़े, एक बगीचा तो आदर्श बगीचा हमारे पार्षद जी बना के दे दें हमें। अशोक नगर में 2 बगीचे हैं, 3 बगीचे हैं, तो वहाँ पे 2 बगीचों की बाउंड्री वाल करा दी है और दोनों बगीचों को हम अच्छा बनाने जा रहे हैं। और तीसरे का टेंडर भी होने वाला है, जो मेरे को लगता है 8 से 10 दिन में हो जाएगा। तो वो तीसरा बगीचा भी हम बना देंगे। अशोक नगर में ही कि मैं बात करूँ, ड्रेनेज और पानी की बड़ी समस्या है कि नलों में जो पानी आता है गंदा पानी आता है, इसको लेकर लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। गंदे पानी की जहाँ तक की समस्या शेखर भैया, तो गंदा पानी क्या होता है कि हमने, मतलब मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमने क्या करा, निगम ने हमारे रजिस्टर्ड प्लम्बर है जी, जो थोड़ा महंगा काम होता है क्योंकि क्वालिटी का काम होता है। मैं जनता को आपके माध्यम से बता दूं
पर लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए, मतलब अगर कोई काम 4,000 में हो रहा है, हम 4,000 में कर रहे हैं, तो आप उसको 3,000 में करा लोगे। पर वो 3,000 वाला काम वो करने वाला ऐसा काम कर करेगा, गड़बड़ करके ही जाएगा, गड़बड़ करके जाता है। और फिर जब होता क्या है, जब हमारा जो प्रेशर सक्शन होता है, कब जब नल बंद होते हैं जी, तो वो सक्शन होता है, और वो सक्शन में सारा गंदा पानी वो खींच लेता है पाइप में, जहाँ वो लीकेज रहता है, जहाँ लीकेज छोड़ देकर जाएगा वो उसमें चिपक जाएगा। दूसरे दिन वही पानी जनता को वितरित होता है, तो वो गंदा दिखता है। हाँ, पर वो थोड़ी देर आता है, 10-15 मिनट पानी गंदा आता है। हालांकि ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि नर्मदा जी का जल, महापौर जी हम बार बार बोलते हैं कि नर्मदा जी का जल हमको लाने में इंदौर तक वो 1 लीटर जल जो है वो 25 रुपए का पड़ता है जी, बस बराबर। वो जल जो ढुलता है ना, जब उसकी हम कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पंडित जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप ही के वार्ड के पंचशील नगर को गंदगी से आज़ाद करने की बात कही थी, आज भी पंचशील नगर गंदगी से भरा हुआ है। दूसरा, लोकनायक नगर में जो है जल जमाव और सीवरेज की समस्या, ये कब तक दूर हो जाएगी? बाकी आपके वार्ड में और कोई ज़्यादा तकलीफ लोगों ने बताई नहीं हमें। मुझे लगता है पंचशील नगर के बारे में आपको जानकारी गलत है शेखर भैया जी। पंचशील नगर का अगर अपन लाइव चल रहा है तो मेरे को लगता है कि अगर अपन अभी फ़ोन मिला लें कि पंचशील नगर में किसको दिक्कत है जी, पंचशील नगर के लिए मैंने सारा काम करा है, मतलब बहुत काम कर दिया वहाँ पे। वहाँ की गंदगी पूरी साफ है, ड्रेनेज डल गई है, पंचशील नगर मतलब चमन हो चुका है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और वो चमन मैंने क्यों करा ये आपको बताऊं मैं कि मैं जब वहाँ चुनाव लड़ने गया, आपका पहला वादा वहीं का था। वादा वहीं का था, और उन्होंने कुछ दूसरी डिमांड करी थी, पर मैंने बोला था नहीं, मैं तुम्हारा काम करूँगा। और मैंने वो छत उनकी चूती थी, छत बंद करवाई चूना, और उससे लेके सारा काम वहाँ पे कर दिया है। लोकनायक नगर में जल जमाव कब खत्म होगा? लोकनायक नगर में हमने पूरी फाइल बना ली है, उसमें ड्रेनेज जो है बैक लाइन है वहाँ पर जी, तो बैक लाइन की ड्रेनेज को हम ख़त्म करके जी और आगे लाएंगे, क्योंकि हुआ है कि लोगों ने अब उसमें भी जनता के ऊपर ही बात जाएगी। बरोबर है कि आपको आपका कनेक्शन आगे लाना होगा ताकि आपको गंदगी से आज़ादी मिल पाएगी और इसे जल जमाव रुकेगा। और इसलिए शेखर भैया बताऊं आपको कि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया जी, मतलब बैक लाइन में अतिक्रमण आप जाके देखोगे तो आप कभी आज मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, कल आप वहाँ का वीडियो बना के जनता को दिखाना। तो लोग मतलब लोगों ने क्या करा, पूरी बैक लाइन ही घेर दी, बैक लाइन पे कब्जा कर लिया है। वो हमारा हर जगह जाए कहाँ, सफाई सही बात है। और बैक लाइन जब तक घर के सामने की तरफ मेन रोड पे बीच में नहीं आएगी तब तक उसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। बट ये 3 साल आपको पार्षद बने हो गए हैं, पल्लव नगर में बचे 2 साल हो रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि आप करना चाहेंगे बचे 2 साल में? पल्लव नगर में क्या हुआ कि हमारी जो 60 फीट रोड बनी थी, जब ये 60 फीट रोड भी मैं आपको बताऊं कि ये 60 फीट रोड तो बना दी गई, एक बहुत बड़ी रोड शेखर भैया अगर आप कभी उस मामले को उठाएं जी, तो एक बहुत बड़ी रोड जो 100 फीट रोड ख़त्म हुई है, जो आपको हमारा जो 3 बत्ती रास्ता है, तिराहा जो है, वहाँ से लेके अगर वो जो क्वार्टर बने पुलिस के जी, ये पुलिस क्वार्टर से एक 100 फीट रोड सीधा जाता है, जो अमृतगिरी होते हुए सुपर कॉरिडोर मिलता है, वो 100 फीट रोड है। उस 100 फीट रोड को ख़त्म करके विकल्प के रूप में 60 फीट रोड हमको दी गई, और वो 60 फीट भी पूरी नहीं है। तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि आप तो 100 फीट रोड को जिंदा कर दो, तो जनता सुखी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छे विकास के लिए जो है सड़कें चौड़ी होना जरूरी है, इसके लिए हमें हमारा थोड़ा सा फायदा नहीं देखना चाहिए और एक मजबूत फैसले लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद और नगर निगम के MIC सदस्य अश्विनी शुक्ल जी, जिन्होंने स्वच्छता को इंदौर को सिरमौर करने में अपना काफ़ी बड़ा रोल अदा किया है और हमेशा जो है पीछे रहते हैं, पर काम जो है पीछे से वो दिखा जाते हैं जो लोग दूसरों को सबसे आगे करते हैं। तो पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे दर्शकों से मैं इतना ही कहूँगा कि आपको लगता है कि आपके पार्षद जी से और कुछ सवाल होना चाहिए थे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।